इजराइल के आर्मी चीफ की एक वार्निंग ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ घंटों बाद ही इजराइल के सेनाध्यक्ष ने कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर फिर हमला किया जा सकता है। सवाल है कि क्या ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध की शुरुआत होने जा रही है? क्या ईरान के खिलाफ तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या खामेनेई के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है? क्या इजराइल और अमेरिका फिर डबल अटैक होने वाला है? क्या है इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की चेतावनी की कहानी? ईरान के आसमान में एक बार फिर कयामत की घड़ी का कांटा घूम रहा है। एक बार फिर इजराइल के गोला बारूद से ईरान का आसमान सुर्ख होने वाला है। एक बार फिर वो होने वाला है जिसका इशारा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच चली 12 दिन की भीषण जंग के महज कुछ ही दिनों बाद ईरान में एक नई तबाही का बबल क्रिएट हो रहा है, जो किसी भी वक्त एक बारूदी धमाके के साथ फट सकता है। क्योंकि ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से साफ कहा गया कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यानी ईरान के खिलाफ सेकंड राउंड के वॉर के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार बैठा है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर का कहना है कि आईडीएफ तैयार है। दिन ब दिन हमारे काम करने की आज़ादी बढ़ रही है और दुश्मन की आज़ादी कम होती जा रही है। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी कठिन दिन अभी बाकी हैं। हमें मिशन पूरा होने तक सतर्क और एकजुट रहना होगा। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इस अभियान का अंत इजराइल के मजबूत और जीत होने के साथ करेंगे। इजराइल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर का बयान एक नई लड़ाई की आहट है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेना की वॉर रूम बैठक में कहा कि हम ईरान के खिलाफ अभियान को खत्म नहीं मानते। जो कुछ जून में हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साफ किया कि गजा में हमले जारी रहेंगे, लेकिन असली निशाना अब ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हिजबुल्लाह, हूथी और सीरियाई मोर्चे पर तनाव फिर से बढ़ रहा है। ज़मीर ने इस दौरान ये भी कहा कि गजा पट्टी में ऑपरेशन अब और जटिल लेकिन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कबूल की कि उसकी इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जब तक इजराइल अपने टारगेट पूरे नहीं करता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। यही नहीं, उन्होंने बंधकों की वापसी और हमास के ठिकानों को जड़ से मिटाने की सौगंध भी दोहराई। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को इतिहास में इजराइल के सबसे साहसी और कामयाब अभियानों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। ये इजराइल, यहूदी लोगों और दुनिया के लिए एक निर्णायक क्षण था। आईडीएफ इजराइल के लोगों की हिफाजत में लगा रहेगा और अपने देश और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इयाल ज़मीर का कद क्या है, जिन्होंने ईरान के खिलाफ एक नई जंग की आहट के संकेत दिए हैं। इयाल ज़मीर इजराइल रक्षा बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। उन्होंने इसी साल 5 मार्च को यह पदभार ग्रहण किया। पहले वो इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। 2018 से 2021 के बीच वो सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर और डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ कहानी ईरान की नई चुनौतियों को लेकर है। वो चुनौतियां जिनके बारे में पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ बयान दे रहे हैं। महज कुछ घंटों के अंतराल पर आए ये बयान बता रहे हैं कि ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच जरूर कोई नया प्लान तैयार हो चुका है। ऐसा प्लान जिसका ग्रीन सिग्नल किसी भी वक्त व्हाइट हाउस से दिया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों दोबारा पश्चिम एशिया को नई जंग की आंख में झोंकने की तैयारी चल रही है? क्यों ईरान को लेकर बार बार धमकाने वाली बयानबाजी की जा रही है? इसे समझने के लिए आपको ईरान की उस जिद की क्रोनोलॉजी को समझना होगा जिस पर ईरान अड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली जिद, परमाणु ठिकानों को पहले की तरह बनाने की जिद और सबसे अहम खामेनेई के सरेंडर न करने की जिद। इसी जिद का ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कुछ घंटों पहले ऐलान कर चुके हैं, जिसमें वो भले ही पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुए नुकसान की बात कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अब ये ईरान के लिए सिर्फ तकनीक की रक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि ईरान के लिए राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ये अब बंद कर दिया गया है क्योंकि नुकसान गंभीर और बड़ा है। लेकिन साफ है कि हम अपने संवर्धन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों की एक उपलब्धि है और अब ये सिर्फ हमारी तकनीक का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बन गया है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारा संवर्धन कार्यक्रम कोई बाहर से आयात की गई चीज नहीं है जिसे बमबारी से खत्म किया जा सके। ये हमने खुद विकसित किया है, ये हमारी अपनी उपलब्धि है। हमारे पास तकनीक है, हमारे वैज्ञानिक हैं और वो लोग हैं जो इन सुविधाओं को संचालित करते हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, सुविधाएं फिर से खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी तकनीक है। हालिया हमला इस बात का सबूत है कि इस मुद्दे का कोई सैन्य समाधान नहीं है। अब्बास अरागची के इसी बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फिर हमला किया जाएगा।
लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उसने जिस दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है उस दिशा से ईरान को कोई वापस नहीं ला सकता। यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर ईरान हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब्बास अरागची का वो बयान सुनिए जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम एशिया में एक नया बारूदी बवंडर उठने वाला है। ईरान ये भी जानता है कि उसे अपनी जिद की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री बीच का रास्ता निकालने की भी बात कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही ईरान न्यूक्लियर संवर्धन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन उसका मकसद शांति के लिए है। ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे। माना यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए संभावित हमले को लेकर जो बयान दिया गया है वो ये बताता है कि ईरान के लिए नई जंग पहले से ज्यादा चुनौतियों भरी हो सकती है, क्योंकि इस बीच आई एक खबर ने ईरान के खिलाफ इजराइल की उस जंग से जुड़ी कुछ बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया है, जिस जंग को 13 जून से 24 जून यानी उन 12 दिनों में लड़ा गया। खबर है कि जून में जिस तरह ईरान के टॉप IRGC कमांडर्स को एक के बाद एक मारा गया, उसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिला दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने महीनों पहले ही डिजिटल ट्रैप सेट कर दिया था। एक फर्जी लीक प्लांट किया गया था जिससे ईरानी अफसर गलत लोकेशन पर पहुंचे। उस समय ड्रोन पहले से तैनात थे। साथ ही इजरायली AI सिस्टम ने ईरानी मोबाइल डेटा और कम्युनिकेशन पैटर्न को डिकोड कर लिया था। सब कुछ इतने परफेक्शन से हुआ कि टारगेट बंकर में हो या कार में, एक क्लिक पर दुश्मन को खत्म किया गया। जानकारी के मुताबिक मोसाद ने इस ऑपरेशन में जो सबसे खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की उसे डिजिटल DNA कहा गया। इसका मतलब था ईरानी कमांडर्स की डिजिटल आदतों, मूवमेंट पैटर्न और नेटवर्क ट्रैफिक का साइबर क्लोन बनाना। ये AI और डेटा एनालिटिक्स का ऐसा घातक मिश्रण था जिससे मोसाद को पहले से पता था कि किस अफसर का मोबाइल कहां एक्टिव होगा, किस रूट पर कौन गाड़ी चलेगी। इसके बाद बस ड्रोन ने अपना काम किया, बिना इंसानी रिस्क टारगेट को तबाह किया गया। 13 जून को इजराइल ने अपने सबसे बड़ा हवाई हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। एक साथ 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। 5 वेव्स में करीब 330 बम गिराए गए। टारगेट थे न्यूक्लियर लैब्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन हब। साथ ही मोसाद के ड्रोन पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर चुके थे। ईरान की राजधानी तेहरान में भी कई बंकर बेस तबाह किए गए। ये पूरा हमला सिर्फ 90 मिनट चला, लेकिन इस हमले में ईरान की सैन्य कमान की रीढ़ टूट गई। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने भी बैराज, मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम पहले से एक्टिव थे। साथ ही अमेरिकी और फ्रांसीसी फ्लीट ने रेड सी और फारस की खाड़ी में सपोर्ट किया। ईरान की जवाबी क्षमता को मोसाद ने पहले ही कमजोर कर दिया था। उनकी कई लॉन्च साइट पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसीलिए इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला सिर्फ सिंबॉलिक बन गया। ईरान के खिलाफ इजराइल के इस खुफिया अभियान का सबसे अहम दावा IRGC कमांडर हुसैन सलामी से जुड़ा है, जिन्हें मोसाद ने अपने जाल में फंसाया। ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल ने सलामी के करीबी एजेंट के जरिए जानबूझकर एक योजनाबद्ध हमले की तारीख लीक की। ये तरीका काम कर गया और उनको एक पहले से तय जगह तक ले आया। इस जगह पर पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी ने सलामी की हत्या का प्लॉट तैयार कर रखा था। यहाँ आने पर उन पर हमला कर दिया गया। IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजिजादेह की मौत भी मोसाद के एक ऐसे प्लान के तहत हुई जिसे सुनकर ही पैरों तले जमीन खिसक जाए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने हाजिजादेह और उनके शीर्ष सहयोगियों को एक फर्जी बैठक में शामिल होने के लिए गुमराह किया। यह निमंत्रण एक बेहद विश्वसनीय फोन कॉल के जरिए दिया गया। यह फर्जी फोन कॉल इतना विश्वसनीय था कि बैठक में शामिल होने के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया। इसी तरह अली शादमानी की हत्या के लिए भी उन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्लान किया गया था। मोसाद शादमानी का DNA नमूना डिजिटल रूप से हासिल करने में सफल रही और उसने चेहरे की पहचान और आनुवंशिक प्रोफाइलिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया। तेहरान के सुरक्षा कैमरा सिस्टम में डाले गए मेलवेयर ने शादमानी की एक एक्टिविटी पर नजर रखी और जाफरानिया जिले में उन्हें ड्रोन से मार गिराया गया। लेकिन खुफिया सूत्र और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान बताता है कि इस बार ईरान के खिलाफ तैयारी पहले से बड़ी की गई है और अगर इस बार फिर ईरान को अमेरिका और इजराइल के दोहरे हमलों का सामना करना पड़ा तो ये तय है कि ये जंग दुनिया के कई देशों को अपने लपेटे में ले सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है, जबकि अमेरिका की मदद से कई फ्रंट पर इजराइल पहले ही जंग लड़ रहा है। जिन हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों के खिलाफ ये जंग इजराइल लड़ रहा है, उन्हें ईरान का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन हासिल है। इसीलिए यह तय है कि इस बार इजराइल खामेनेई की सत्ता को नए बारूदी सरप्राइज दे सकता है।